चलें ठीक है। कल का जो आपका क्विज है ना, उसमें आपके 3 टॉपिक्स इंक्लूड होंगे। एक उसमें से ये टॉपिक है रिपोर्ट रेफरेंसेस, ठीक है। ये अब तक का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपका जो फॉर्मेट था रिपोर्ट का, वो मैंने आपको कहा था इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद ये वाला जो टॉपिक है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है जब आपके पेपर पब्लिश होने के लिए जाते हैं ना, तो रेफरेंस, सिर्फ एक रेफरेंस ही आपका पेपर रिजेक्ट करवा सकता है, ठीक है। अपने पेपर, जब आपने पेपर अपना पब्लिश करवाने के लिए फर्ज करें आप दे रहे हैं, साथ आपने नीचे कोई रेफरेंस आपने रॉन्ग लिख दिया है, उसका रेफरेंस का जो स्टाइल था वो रॉन्ग लिख दिया, तो उसकी वजह से जस्ट एक रेफरेंस की रीज़न की वजह से आपका जो है पेपर रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको ना एक डिटेल लेक्चर इसके ऊपर रखूं, ताकि आपको हर स्टाइल पता हो आपने किस वे में एक रेफरेंस देना है, ठीक है। अच्छा, रेफरेंस क्या होता है? सिंपल वे में अगर हम बात करें, ठीक है, अगर इसकी हम डेफिनेशन ना देखें, अगर सिंपल वे में बात करें, आपने कहीं से डाटा उठाया है, ठीक है। आपको मैंने कहा कि आपका ये टॉपिक है, आपने इसको ना इसका एक रिपोर्ट तैयार करनी है, आपने एक लिटरेचर रिव्यू देना है। तो आप क्या करेंगे, आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाएंगे एज अ स्टूडेंट, ठीक है। जो आपको ईज लगेगा आप उसकी तरफ जाओगे, ना कि आप पूरी लाइब्रेरी में जाओगे, आप उसके थ्रू किताबें ढूंढोगे और आप वहां से लेके मुझे डाटा दोगे, नहीं। आप क्या करोगे, आप देखोगे हमारे पास इंटरनेट है, हम जस्ट एक टॉपिक लिखेंगे, हमारे पास वो चीज़ आ जाएगी। बल्कि आपको ये भी नहीं पता होता कि वो जहाँ से आप ले रहे हो वो भी तो किसी ने लिखा ही हुआ है ना, ठीक है, वो भी आप जैसे लोगों ने ऊपर डाला होता है। तो आप फिर क्या करोगे, आपने एक वेबसाइट पे गए, आपने वहां से डाटा उठाया, आप बीबीसी पे गए, आपने वहां से ना आपको किस तरह का टॉपिक मिला, कोविड-19, आपने देखा कि उनकी क्या असेसमेंट है अब तक कोविड-19 के, आपने उनका डाटा पढ़ा और आपने उसका उठा के आपने उस मेरी रिपोर्ट में लिख दिया जो मैंने आपको दी थी। तो अब मैंने कहा है कि जहां से आपने डाटा उठाना है आपने उसका रेफरेंस देना है, ठीक है। अब उस रेफरेंस को आप किस तरह से दोगे, किस तरह से मेंशन करोगे, उसका एक स्टाइल होता है। मैंने आप लोगों की असाइनमेंट्स देखी, उसमें सब बच्चों ने ना नीचे यूआरएल्स लिखे हुए हैं। जब हम किसी वेबसाइट से उठाते हैं, ठीक है, यूआरएल तो लिखते हैं, साथ आप उसके ना उसका एक स्टाइल होता है जिसके थ्रू आप लिखते हो। अगर आप सिंपल एक यूआरएल लिख के दे दोगे और आपका पेपर पब्लिश होने के लिए गया, आपको पता है आपका पेपर रिजेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि आपने उसमें कुछ उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनको आपने फिलफिल नहीं किया। अच्छा, रेफरेंसिंग जो है ये एक वे है डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट यू हैव डन दैट रीडिंग, ठीक है। आपने उस रीडिंग से क्या लिया, वो ये आपका वो वे है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसका सोर्स क्या है, आप कहाँ कहाँ से डाटा उठा सकते हो, मैंने आपको कहा एज अ स्टूडेंट आप लोग अपना डाटा जो है वो कैप्चर कहाँ कहाँ से करते हो, जस्ट वेबसाइट से, ठीक है। सबने ऐसे ही किया था कि कहीं और से भी लिया था? सबने वेबसाइट से लिया था, किसी ने किसी बुक को नहीं देखा, किसी ने किसी न्यूज़पेपर को नहीं देखा होगा। लेकिन ये सारे सोर्सेज आपके सामने हैं जहाँ जहाँ से आप अपना डाटा उठा सकते हैं। बुक से उठा सकते हैं, जर्नल से उठा सकते हैं, न्यूज़पेपर से उठा सकते हैं, कॉन्फ्रेंस पेपर्स होते हैं, डिफरेंट एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं आपकी, ठीक है। ये डिफरेंट चीज़ होती है जहाँ से आप अपना डाटा कैप्चर कर सकते हैं। थीसिस होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, इवन के अनपब्लिश पेपर से भी आप उठा सकते हैं। लाइक आपके क्लास में से एक स्टूडेंट था जिसने एक पेपर लिखा, ठीक है। आपने क्या कहा कि मुझे ये पेपर दे दो, मैंने इसमें से कुछ इसको रीड करके मैंने अपनी एक रिपोर्ट जनरेट करनी है। उसका पेपर अब पब्लिश तो नहीं हुआ, लेकिन उसका रेफरेंस आप किस तरह से दोगे वो भी मैं बताती हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास एलिमेंट्स, जो मेन एलिमेंट होते हैं आपके रेफरेंस में, उनमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जब आप रेफरेंस दोगे आप उसमें ये सारी चीज़ें लिखोगे, ऑथर, टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट, डेट, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, एडिशन, periodicity एंड सीरीज, ओके। अब ये चीज़ें हर रेफरेंस में ये चीज़ें नेसेसरी होती हैं। किसी भी रिपोर्ट में, किसी भी जर्नल में जब आप नीचे रेफरेंस देते हो ना, ये मेन एलिमेंट्स होते हैं। अब इन एलिमेंट्स को डिफरेंट स्टाइल्स में कन्वर्ट कर दिया गया है कि ये इन एलिमेंट्स को उठा के आप इनमें से कोई से भी 2 या 4 एलिमेंट्स आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप यही यूज़ करेंगे, लेकिन जो इनका फॉर्मल एलिमेंट होते हैं वो यही है हर रेफरेंस के। और आपको पता है पूरे वर्ल्ड में आजकल जो चल रहा है वो एक स्टाइल चल रहा है पेपर पब्लिश होने का, वो है एपीए स्टाइल, ठीक है। एपीए स्टैंड्स फॉर आई थिंक अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। आप इसको राइट अप कर लें, ये आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एपीए स्टाइल क्या होता है? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। मैम समझ नहीं, कर दें। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये होता है आपका एपीए स्टाइल। पूरे वर्ल्ड में आजकल यही यूज हो रहा है। जब आपका पेपर पब्लिश होने के लिए जाता है ना, तो एक मिनट मुझे स्टूडेंट को वो करने दें। आपने कोई पेपर राइटअप किया
आपने इसको एक रिक्वेस्ट की कि मैंने ये पेपर पब्लिश करवाना है, ठीक है, आपने इसको भेज दिया पब्लिकेशन के लिए, तो उसमें वो कहेंगे कि आपके फर्स्ट करें आपने रेफरेंसेस ना सिंपल जैसे आपने मुझे सबमिट कराए थे सिंपल आपने यूआरएल्स लिखे थे, तो यूआरएल्स जो थे वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो वहीं से आपका पेपर रिजेक्ट कर देंगे, कहेंगे आप इसे एपीए स्टाइल में लिखें, ठीक है। तो उसके लिए मैं बता रही हूँ कि सिंपल जो आपके रेफरेंस के लिए एलिमेंट्स होते हैं वो ये वाले सारे होते हैं। अब रेफरेंस के साथ साथ आप लोग कहीं पे वर्ड सुनेंगे बिब्लियोग्राफी का, और समटाइम्स ना बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस को कहा जाता है कि ये सिनोनियम्स है, ठीक है, ये सेम वर्ड्स सेम टाइप्स की तरह यूज होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप कहीं पे बिब्लियोग्राफी का नेम सुने या रेफरेंस का नेम सुने, आपने उसको किस तरह से कैप्चर करना है। देखें, सबसे पहले रेफरेंसिंग स्टाइल का मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद ना लेक्चर के एंड में इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी कि हम रेफरेंस ऑटोमेटिकली किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। जाहिर है मैंने आपको कहा है कि आपने ना एक रेफरेंस देना है, तो क्या आपके पास इतना टाइम होगा? आप लोग तो कहोगे कि हम कैसे इतना डाटा कैप्चर करें, ऑथर का नेम मैं कहाँ से उसका ढूंढ के लाऊं, मैं टाइटल कहाँ से ढूंढ के लेके आऊँ, डेट कहाँ से लेके आऊँ, मसला हो गया ना ये। तो आजकल जो रेफरेंस हो रहे हैं ना ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहे हैं, आपको जरूरत ही नहीं है आप पूरी पूरी बुक्स देखें। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, आप लोगों को मैम API है या APA, मैं नेक्स्ट APA? जी, APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, पूरे वर्ड में यही चीज यूज हो रही है, ठीक है, यही स्टाइल यूज हो रहा है पेपर पब्लिकेशन के लिए। और आप लोग अपने पेपर कोई भी आप लोग नेक्स्ट आपको कोई कहेगा ना, आपने जैसे रिपोर्ट लिखी है आपको कोई कहेगा कि आपने ना इसमें रेफरेंस देना है, तो आप अपने माइंड में रखेंगे कि हमने जो रेफरेंस है एपीए स्टाइल में देना है, उसके अंदर ये वाले एलिमेंट्स इंक्लूड करने हैं। अब इसको किस तरह से जनरेट करना है ये मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। अब हम चलते हैं रेफरेंसिंग स्टाइल की तरफ। हमेशा रेफरेंस आप दो तरीके से दे सकते हैं। एक आपने देखा होगा कि पैराग्राफ्स लिखे होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है आपने एक पैराग्राफ किसी बुक से पढ़ा, उसके एंड पे ना पैराग्राफ के एंड में या मिड में जहां पे भी उन्होंने देना होता है वहां पे ना एक ब्रैकेट में ईयर लिखा होता है और ऑथर का नेम लिखा होता है। कभी ऐसा किसी ने कोई काम देखा है? पैराग्राफ के एंड में ब्रैकेट छोटी स्मॉल ब्रैकेट में ईयर लिखा होता है लाइक 2006 और उसका नेम लिखा होता है कि जेम्स, उसका नेम लिखा होता है राइटर का, उसको हम लोग कहते हैं साइटेशन इन द टेक्स्ट ऑफ द रिपोर्ट। ओके, ये भी मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट, क्योंकि जब हम रिपोर्ट वो कह रहा है कि आप हमेशा दो तरीके से रेफरेंस देते हो। अगर आपने फर्स्ट करें एक पैराग्राफ कहीं से उठाया, कहीं से आपने कैप्चर किया, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन आप इस पेज पे लेके आए, फर्स्ट करें ये एक पैराग्राफ था, ठीक है, ये मैंने किसी वेबसाइट से उठाया, इसके एंड पे मैं जाके क्या करूंगी, ये एग्जाम्पल बता रही हूँ, इसके एंड पे जाके जहां से उठाया उसके ऑथर का नेम फौरन लिख दूंगी। फर्स्ट करें उसके ऑथर का नेम था जेम्स और साथ उसका ईयर लिख दूंगी, साथ पेज नंबर भी लिख दूंगी। मतलब ये स्टाइल है, मैं बताती हूँ किस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है, ये तो मैंने खुद अपने हाथ से लिखा है ना, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, ये मैं बताती हूँ। अच्छा, ये आपने एक पैराग्राफ कहीं से उठाया, उसके एंड पे आप इस तरह से लिखेंगे, इसको हम लोग ये फर्स्ट लाइन जो लिखी हुई है ये इसके बारे में लिखी हुई है कि साइटेशन इन द टेक्स्ट ऑफ द रिपोर्ट, ये आपने क्या दे दी, एक साइटेशन दे दी, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, इसकी समझ आ गई। और दूसरा रेफरेंस, इसी का रेफरेंस जो आप डिटेल में दोगे ना वो आप लास्ट पेज पे दोगे, उसको हम ये कह रहे हैं कि लिस्ट ऑफ रेफरेंस इन द फाइनल सेक्शन। यहां तक अगर किसी का कोई पॉइंट है साथ साथ पूछते जाएं ताकि मैं आपको चीजें साथ साथ क्लियर करती जाऊं। ये आपका कल टेस्ट है इसलिए मैं कह रही हूं कि ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है। रेफरेंस दोबारा सुने और फिर पूछें कोई क्वेश्चन, ठीक है, अपना माइंड कंफ्यूज ना कीजिएगा, साथ साथ मुझसे पूछते जाएं। अब देखिए रेफरेंस के हमेशा दो पार्ट होते हैं। आप रेफरेंस एक अगर आपने कहीं से एक पैराग्राफ उठाया है, आप वहां पे जाएंगे उस वेबसाइट से, फर्स्ट करो वो वेबसाइट थी बीबीसी न्यूज, ठीक है, आपने उसके ऑथर का नेम देखा, हमेशा ऑथर का नेम लिखा होता है किसी भी वेबसाइट पे ना, या ऑर्गेनाइजेशन नेम लिखा होता है या वेबसाइट का नेम लिखा होता है, आप वो लिख देंगे उस पैराग्राफ के साथ और उसका ईयर लिख देंगे किस ईयर में ये वेबसाइट पब्लिश हुई है। अगर आपने किसी बुक से उठाया देन आप साथ ही उसके पैराग्राफ की साइटेशन लिख दोगे और उसकी जो डिटेल होगी, डिटेल में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, ये वाली सारी चीजें जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, इसकी ये वाली जो सारी डिटेल है ना, ये आप नेक्स्ट उसके लास्ट पेज पे लिख देते हो जहां पे हम रेफरेंस हमें चाहिए होता है, ठीक है। जो आप पैराग्राफ में दोगे वो साइटेशन जस्ट ऑथर नेम दोगे और ईयर ऑफ पब्लिकेशन दोगे, ये वाली दो चीजें दोगे जस्ट, ठीक है। एनी क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। जी पूछें। मैम क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, रेफरेंसिंग मेथड। अब देखो रेफरेंस में हमेशा ना हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे अभी रेफरेंस दिया था, मैंने क्या किया, मैंने एक ब्रैकेट में, मैं नेक्स्ट लाइन पढ़ाने से पहले आपको उसका मतलब समझा रही हूँ, गौर से देखिएगा। मैंने आपको ना एक रेफरेंस दिया, उसमें मैंने उसका नेम लिखा ऑथर का जेम्स और, ठीक है,
जेम्स लिखा और साथ में मैंने लिखा 2006, उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखा, उसके फौरन बाद मैंने लिखा PG.14, ठीक है, यानी मैंने इसको पेज 14 से उठाया है। अब ये चीज मैंने लिखी, ये मेरी क्या है, साइटेशन है एक पैराग्राफ के एंड पे। अब ये चीज अगर आप देखें तो क्या ये दो चीजों को कवर कर रही है? मैंने क्या लिखा हुआ है नीचे, रेफरेंसिंग मेथड दो चीजों को यूज करता है, अल्फाबेटिक सिस्टम को और नंबरिंग सिस्टम को। हो रहा है यूज दोनों? ये चीज लिखी हुई है बस, ठीक है। यस मैम। अब मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास रेफरेंसिंग होते हैं ना, वो डिफरेंट स्टाइल्स में आ जाती हैं। उनके स्टाइल्स के कुछ नेम है, वो बेशक आप लोग लिख लें, लेकिन जो आप लोग यूज करेंगे वो APA स्टाइल होता है, ठीक है, APA। अच्छा, इसके अलावा हॉवर्ड सिस्टम एक होता है आपका, ठीक है, और इसके अलावा एक होता है आपका MLA, जो मोस्टली यूज हो रहे थे लास्ट ईयर्स में, MLA, हॉवर्ड और APA। इसके अलावा वॉनकोव्योर भी होते हैं, चिकागो होता है, ठीक है, ये डिफरेंट होते हैं, लेकिन आपको इनमें जाने की जरूरत नहीं है, इतना आपको वास्ट जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट जो मैं बता रही हूँ उसी में रहे। आपने कौन सा करना है, APA स्टाइल, इसको माइंड में रखिएगा। और आपको पता है ये जो मैं आपको चीजें बता रही हूँ आज, ये आपके MPhil तक आपके काम आएंगी, इसलिए मैं कह रही हूँ ध्यान, सॉरी PhD तक आपके काम आएंगे, इसलिए इनको आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है। आप जब हम अभी तो आप MCS में है ना, जब आप इसका लेवल आपका थोड़ा सा हाई होगा, आप फाइनल ईयर रिपोर्ट्स लिखेंगे, उसमें आपकी ये इंपॉर्टेंट चीज है। MPhil में आपको पता है अभी तो आप लोगों के वो नहीं है, क्या उसका नेम है, अभी तो आप लोगों की सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स नहीं होते इतने ज्यादा, लेकिन MPhil में ये होता है कि जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके बाद आपकी फाइनल ईयर एक रिपोर्ट होगी, हर सेमेस्टर की रिपोर्ट होगी, ठीक है। उसमें जैसे मैंने आपसे असाइनमेंट्स लिए हैं, इस तरह की आपने रिपोर्ट्स किसी ना किसी टॉपिक पे लिख के देनी होती है, और वहां पे आपको ये चीजें नहीं बताई जाती, ये चीजें मैं आपको अब बता रही हूँ। आपने इन चीजों को ध्यान में रखना है, ये इसको इंग्लिश समझ के ना पढ़े, मैं आपको इंग्लिश इस वे में पढ़ा रही हूँ कि ये आपके कंप्यूटर साइंस में किस तरह से काम आ रही है, ठीक है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नंबरिंग सिस्टम जो होता है ना, मैंने नीचे लिखा हुआ है नंबरिंग सिस्टम जो होता है, ये IEEE इसको मोस्टली यूज करता है। IEEE का किसी ने नेम सुना हुआ है, जो कि इंजीनियरिंग एसोसिएशन है एक। IEEE आपको पता है एक रजिस्टर्ड कंपनी है, वहां पर जैसे ये क्या उसका नाम है, जैसे हमारी पेपर पब्लिकेशन होती है, एक होती है पूरे वर्ल्ड की, एक ही होती है, लेकिन IEEE ने अपनी एक डोमेन बना ली है जो कि आगे पेपर पब्लिश करके देती है, ऊपर अपना स्टैंडर्ड रख दिया है कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है, IEEE, ठीक है। जैसे आपको एक स्टैंडर्ड दे देता है, आपका गवर्नमेंट स्टैंडर्ड है, आपका ये वाला स्टैंडर्ड है, आपका ये एक होता है ओवरऑल गवर्नमेंट का, लेकिन IEEE इतनी सक्सेसफुल कंपनी हो चुकी है कि इसने एक अपना स्टैंडर्ड बना लिया है, और इसके थ्रू जो पेपर पब्लिश होता है उनको स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं स्टूडेंट्स को। आपकी यूनिवर्सिटी में डिफरेंट सेमिनार्स होंगे अब, ठीक है, हर साल होते हैं, आप लोग देखिएगा, उसको लाजमी उसको किया करें आप लोग, ठीक है। आप लोग IEEE के जितने भी सेमिनार्स होते हैं उनको अटेंड लाजमी किया करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहां पे आपको डिफरेंट स्कॉलरशिप्स अनाउंस कर देते हैं, फिर आपका इसमें बहुत फायदा हो जाता है। इनका अपना एक स्टैंडर्ड है, और इनके स्टैंडर्ड हमेशा नंबरिंग सिस्टम में होते हैं, कभी भी इसमें अल्फाबेटिक सिस्टम में नहीं होते। लाइक आपका जो ब्लूटूथ है, उसका आपको पता है IEEE स्टैंडर्ड क्या है, उसका IEEE स्टैंडर्ड है 802.15। आपका जो वाईफाई लगा हुआ है आपके घरों में, PTCL आप लोग अगर यूज करते हैं, उसका 802.10 है। इस तरह डिफरेंट स्टैंडर्ड IEEE ने प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इन कंपनी है आजकल। अच्छा, उसके बाद ये मैंने थोड़ी सी इसकी डिटेल लिखी है, इस पे मैं अभी नहीं जाऊंगी, इस पे मैं जब प्रैक्टिकल करवाऊंगी उसके बाद आके आपसे यही चीजें पूछूंगी, आप अभी कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी रेफरेंस लिस्ट की तरफ। अब हम चलते हैं अपनी रेफरेंस लिस्ट की तरफ। जब भी आप रेफरेंस दें, अब मैंने आपको एक टॉपिक दिया था, अपना माइक ऑफ कर लें जिसका भी माइक ऑन है। अब मैंने आपको दिया था एक टॉपिक कि इसके ऊपर आपने एक रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो आपका जो सोर्स था जस्ट वेबसाइट थी। अगर आप किसी बुक से वो डाटा लेते, देन आप उसमें कौन कौन से एलिमेंट इंक्लूड करते, क्योंकि हम मेन एलिमेंट तो पढ़ चुके हैं, ठीक है, मेन एलिमेंट आपके ये होते हैं। अब डिफरेंट सोर्सेज में आपने कौन कौन से एलिमेंट्स यूज करने हैं, अब उसके बारे में बताऊंगी, ठीक है। जैसे हमने ये डिफरेंट सोर्सेज पढ़े, बुक हो गया, जर्नल, न्यूज़पेपर, कॉन्फ्रेंस पेपर, एनुअल पेपर, अब आपने उसको किस वे में यूज करना है ये मैं अब बताती हूँ। अगर आपने किसी बुक से डाटा उठाना है, देन आपने जस्ट ये वाली चीज उसमें लिखनी है रेफरेंस में, ठीक है। क्या लिखना है आपने, नेम ऑफ ऑथर आप लोगों के सामने मेंशन है, रुके मैं इसको ना हाईलाइट करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये आपका है रेफरेंस लिस्ट, ये जो आपके सामने शो हो रही है, ये अगर आपने किसी बुक से अगर आपने लिया है, देन नेम ऑफ ऑथर आप लेंगे,
टाइटल लेंगे, पब्लिशर लेंगे, सिटी ऑफ पब्लिकेशन एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन। अब आप गौर से देखिएगा जब मैं आपको नीचे एग्जांपल बताने लगी हूँ। यहाँ पे देखें, मैंने सबसे पहले क्या बताया, नेम ऑफ ऑथर। इसने लिखा हुआ है टेलर J.R, ये उसका ऑथर का नेम था, ठीक है, यहाँ तक लिख दिया। नेक्स्ट मैंने आपको क्या कहा, आपने क्या लिखना है, टाइटल। अब आपको पता है ये नेम भी किस तरीके से बनाया जाता है, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी कंफ्यूज ना हो, अभी जस्ट आप मेन चीजें देखें। नेम क्या है इसका, कहाँ गया मेरा माउस, ये आपका टाइटल इसमें आ जाएगा, एन इंट्रोडक्शन टू एरर्स एनालिसिस, ठीक है, ये इसका टाइटल आ गया। अब पब्लिशर, कहाँ से पब्लिशर हुआ है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से ये पब्लिश हुआ है पेपर, ठीक है। सिटी ऑफ पब्लिकेशन, कौन सी सिटी है, यूएसए, ये सारा उसने सिटी का नेम लिखा हुआ है। ये प्रेस का नेम, ये इसका सिटी का नेम आ गया, ये सारा मिल वैली CA USA, ठीक है। उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन 1982। अंडरस्टैंड आप किस तरह से बनाएंगे, इसको हम लोग कहते हैं कि आपका APA स्टाइल है, ठीक है, अगर आपने किसी बुक से उठाया है। अब आप कहेंगे कि मैम हम बुक से अगर हम डाटा ले रहे हैं, अगर हम उसके किसी पैराग्राफ से डाटा ले रहे हैं, हम कैसे उसके ऑथर का नेम ढूंढेंगे, ये तो इतना टाइम वेस्टिंग काम है। ऐसे ही है ना, हम कैसे उसका ऑथर नेम, टाइटल, पब्लिशर, सिटी ऑफ पब्लिकेशन, बेशक उसके फर्स्ट और लास्ट पेज पे होता है, लेकिन फिर भी ये टाइम टेकिंग एक प्रोसेस है। फिर उसको यहाँ पे लिखना, पहले ढूंढना, फिर उसको यहाँ पे लिखना और APA स्टाइल बनाना, क्योंकि अगर एक भी ब्रैकेट या एक भी डॉट अगर कहीं पे आगे पीछे हो गया तो आपका पेपर रिजेक्ट हो सकता है। उनके पास इस तरह के वो होते हैं ना, क्या उसको कह देते हैं, एनालिसिस टूल होते हैं, तो वो 1 मिनट में बता देते हैं कि ये आपका APA स्टाइल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने किसी दूसरे बंदे की पब्लिश्ड रिपोर्ट से अगर आपने इंफॉर्मेशन ली है, देन आप उसमें से रेफरेंस कैसे दोगे, आप लिखोगे जस्ट उसका ऑथर, उसका टाइटल, यूनिवर्सिटी या कंपनी नेम, रिपोर्ट नंबर और ईयर, यह सब कुछ रिपोर्ट में मेंशन होगा। आपने इस तरह से उसका APA स्टाइल बनाना है, ठीक है। अब जैसे इसका देखिए, ऑथर नेम क्या था, अहमद के, और इसका टाइटल क्या था, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज, और यूनिवर्सिटी नेम क्या था, ये आपके सामने वर्ल्ड बैंक टेक्निकल, ठीक है, ये उसका था। पेपर नंबर उसका आ गया नेक्स्ट 240 और 1994, ये आपका उसका ईयर आ गया। ये डिफरेंट एग्जांपल मैंने इसलिए शो करवाई है, ये आपको पता चले ये होता है APA स्टाइल। और हर रेफरेंस स्टाइल डिफरेंट होता है। अगर आपने किसी बुक से लिया, आपने उसमें ये एलिमेंट इंक्लूड करने हैं, इन एलिमेंट्स को अपने माइंड में रखने हैं और अच्छे तरीके से अभी से अपने ज़हन में बिठा लें। अगर आपने किसी बुक से लिया, देखिए चीजें सेम है, इसका भी यहाँ पे ऑथर का नेम था, टाइटल था, सिर्फ ये 2 चीजें थोड़ी सी चेंज है, यहाँ पे भी देखें सेम है, ठीक है, दरमियान में से 2 चीजें चेंज है। बस इनको अपने माइंड में रखिएगा कि रिपोर्ट में हमने क्या क्या लिखना है। क्यों अब उसने यहाँ पे यूनिवर्सिटी और कंपनी लिया हुआ है, यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि कोई पेपर इस तरह के होते हैं जो स्टूडेंट पब्लिश करवा लेते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर रहते रहते हैं। जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि आप BS के स्टूडेंट हो, आप एक रिपोर्ट लिखो, ठीक है, आपने मुझे बहुत अच्छी वेल डिफाइंड आपकी रिपोर्ट मुझे लगी, मैं आपको उसी टाइम कहूंगी कि आप इसको ना पेपर पब्लिश करवा लो, आपका बहुत आगे जाएगा। तो आपको पता है पेपर पब्लिश करवाने का फायदा क्या होता है, आपकी फ्री स्कॉलरशिप लग सकती है अभी से, और वो फुली फंडेड होती है, जो आपको नेक्स्ट जितनी भी आपकी स्टडीज होंगी वो सारी फ्री होंगी। और एक आपका पेपर, आपका ना एक नेम आ जाता है पब्लिकेशन में कि इस बंदे का पेपर पब्लिश है, और फिर वो वेबसाइट पे भी आ जाता है, ठीक है, ये होता है आपका फायदा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल, मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो आउट ऑफ सिटीज जाते हैं जस्ट इसी बेस पे कि उनका पेपर पब्लिश हो जाता है, और वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे होते हैं, PhDs कर रहे होते हैं, MPhil कर रहे होते हैं बाहर, ठीक है। अगर आपने पेपर अपना किसी साथ साथ अगर कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछते जाएं, ठीक है, किसी जगह पे कंफ्यूज हुए तो मुझे पूछ लीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगी साथ ही। अजान हो रही है, 1 मिनट रुकें, ठीक है।
स्क्रीन शो हो रही है पावर पॉइंट की? यस मैम। ठीक है, अभी तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो मैं नेक्स्ट पढ़ाती हूँ। ये डिफरेंट सोर्सेज हैं जहाँ से आपने अपना डाटा कैप्चर किया है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि सिंपल एलिमेंट्स हैं और आपने उनको कैसे नीचे उनका रेफरेंस स्टाइल बनाना है वो बताया हुआ है बस। अब देखें, अगर आपने किसी जर्नल से उठाया हुआ है, अगर आपको नहीं पता जर्नल क्या होता है, ये बेसिकली ना आपके पास होती हैं ट्रांजैक्शंस, आपका जितना भी सेलिंग और परचेजिंग के रिकॉर्ड्स होते हैं, सम टाइम इसको उसमें यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। इस तरह के जो आपके मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं उनके लिए जर्नल बना दिए जाते हैं। तो आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं उनको रिकॉर्ड को रखने के लिए हम उनको कहते हैं जर्नल, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके आ जाते हैं जर्नल में कौन कौन से एलिमेंट आप यूज़ करेंगे अगर आपने अपना डाटा किसी जर्नल से उठाया है। उसमें क्या होगा, नेम ऑफ ऑथर, सेम चीज़, टाइटल। उसके बाद यहाँ पे इसमें दो चीज़ें चेंज होंगी, तीन चीज़ें, नेम ऑफ जर्नल, वॉल्यूम और रेंज ऑफ पेजेस, ठीक है। वॉल्यूम होता है आपका एडिशन, जैसे आप पढ़ते हैं हमारा फिफ्थ एडिशन है, इसका 6th एडिशन है, तो ये होता है वॉल्यूम, ठीक है। एंड ईयर आ जाएगा इसमें। अब देखें यहाँ पे ऑथर नेम आ गए, इसके 2 ऑथर्स हैं। अब मैं आपको अगर ऑथर्स की एग्जाम्पल दूँ ना, तो 2 ऑथर्स किस तरह से होते हैं, एक होते हैं आपके को ऑथर, एक होते हैं आपके ऑथर। और कभी भी रेफरेंस में आप को ऑथर्स के नेम नहीं लिखते, जस्ट आप ऑथर के नेम लिखते हैं। जैसे आपकी क्लास की अगर हम बात करें, ये सामने मेरे 2 बच्चे हैं, ये नजर आ रही है स्क्रीन? आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम की स्क्रीन नजर आ रही है? जी मैम आ रही है। ठीक है, यस मैम आ रही है। ठीक है। जैसे अब ये 2 बच्चों ने मुझे रिस्पांस किया, जिशान ने और हुमायूं ने। अब आपकी क्लास में मैंने इनको कहा कि रिपोर्ट लिखनी है आपने, इन दोनों ने जिम्मेदारी ली, हम दोनों ये रिपोर्ट लिखेंगे, ये बन गए मेरे मेन ऑथर। अब को ऑथर्स का मुझे नहीं पता, को ऑथर यहाँ पे फर्स्ट करें इन्होंने अपने साथ मिला लिया अपने दूसरे क्लास फेलोज को, ठीक है। इन्होंने अपने साथ, जिशान ने अपने साथ अहमद को मिला लिया और हुमायूं ने अपने साथ असद को मिला लिया, ठीक है। ये इनके को ऑथर्स हैं। इनका जो होगा पेपर पब्लिकेशन में भी इनका नेम आता होता है, लेकिन जो हम रेफरेंस में लिखते हैं वो जस्ट उन मेन 2 ऑथर्स के नेम लिखते हैं जिन्होंने इनको पब्लिश करवाया है, जिन्होंने फर्स्ट करें जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी फी भी होती है पेपर पब्लिकेशन की ना, तो फर्स्ट करें अगर फीस है आपकी 10,000। अब इन दोनों ने कोलैबोरेशन की है कि हम 5,000 दे देते हैं और ये पेपर हम दोनों पब्लिश करवाते हैं, ठीक है। और मेहनत भी इन्होंने बहुत ज्यादा इसमें की है, तो ये बन गए इसके मेन ऑथर। और ये आपके जो को ऑथर्स है, इन्होंने आपके इस पेपर पब्लिश करने में आपकी जस्ट हेल्प की है। तो मे भी हो सकता है कि ये 1,000 आपको पे कर दें इसका, ठीक है, ये पेपर पब्लिकेशन का, कि जस्ट हमारा उस पेपर में नेम आ जाए। लेकिन आप रेफरेंस में हमेशा नेम किसका आएगा, वो जो 2 मेन ऑथर होंगे जिन्होंने उसमें इक्वल कोलैबोरेशन की होगी, ठीक है, जिन्होंने 5,000 इसमें पे किया है, उनका नेम हम हमेशा रेफरेंस में लिखते हैं। अब फर्स्ट करें, ये 2 मेन ऑथर्स है इसके, सेन एस और सरकार एस, ठीक है। अब ये इसका नेम ऑफ ऑथर आ गया। अब टाइटल में देखें उसने ये लिख दिया, इसका जर्नल का टाइटल ये था। अब वॉल्यूम, ठीक है, ये वॉल्यूम उसका आ गया, वॉल्यूम इशू नंबर, ये वाला उसका वॉल्यूम इशू नंबर है। रेंज ऑफ पेजेस उसकी ये आ गई, ठीक है। यहां तक उसका टाइटल बनता है, यहां से लेकर यहां तक उसने टाइटल बनाया, और उसके बाद ये उसका वॉल्यूम और इशू नंबर था 42-3, और ये उसका पेज की रेंजेस आ गई, और ये उसका ईयर आ गया। एनी प्रॉब्लम यहां तक? नो मैम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नो। आर्टिकल, अगर आपने ऐसा आर्टिकल लिया जो कॉन्फ्रेंस पेपर था, ठीक है, कॉन्फ्रेंस पेपर भी पब्लिश होते हैं जब कॉन्फ्रेंसेस हो जाती है, उनका जो पेपर बनता है वो भी पब्लिश होता है। अब यहाँ पे देखें सेम चीज आ गई, ऑथर का नेम आ जाएगा, टाइटल आ जाएगा। चेंजेस कहाँ पे आए, ये 2 चेंजेस आएंगे। नेम ऑफ कॉन्फ्रेंस वहां पे आप लिखेंगे, वहां पे पिछले वाले में आपने क्या लिखा था, नेम ऑफ जर्नल, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, नेम ऑफ कॉन्फ्रेंस, ओके। और उसके बाद यहाँ पे आपने लिखा था वॉल्यूम, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एडिटर्स, जिन्होंने उसको एडिट किया है। फर्स्ट करें, जैसे मैंने आपकी क्लास में मैंने कहा कि ये 2 आपके स्टूडेंट्स हैं जो आपके मेन ऑथर्स हैं, ठीक है। अब आपके को ऑथर्स क्या करेंगे, फर्स्ट करें इनमें से आपने हुमायूं ने असद को कह दिया है कि जी ये क्या करेंगे, ये उसको पेज, इन्होंने सिंपल एक रिपोर्ट लिख दी है ना, इन्होंने इस रिपोर्ट को सही से फॉन्ट दिया ना साइज दिया, इन्होंने जस्ट लिख दिया है। अब असद का काम है कि उसको क्या करना, उसका फॉन्ट ठीक करना, उसको स्पेसिंग ठीक करना, लाइन स्पेसिंग जो होगी, ये अब इसके क्या हो गए, एडिटर हो गए, ठीक है। तो इसका नेम भी फिर ये अंदर रखेंगे कि इन्होंने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की थी इसमें, अंडरस्टैंड। उसके बाद आपका आ जाएगा, यस मैम। उसके बाद आपका आ गया यहाँ पे ये देखें ईयर आ गया। फिर ये इसी तरीके से ये आपके एग्जाम्पल आपके सामने है, इस तरह से ये होता है आपका एपीए स्टाइल, ठीक है। अब आपका आ गया, देखें मैंने आपको कहा था आपने किसी बुक से पेपर उठाया, सॉरी किसी बुक से आपने इन्फॉर्मेशन उठाई और उसका आपने रेफरेंस देना है। अब अगर आ गया कि एक बुक के मल्टीपल ऑथर्स हैं, ठीक है,
हमने देखा होगा कि हमारे पास जो बुक्स आती हैं उसमें ना जो फर्स्ट पेज होता है या लास्ट पेज होता है उसके ऊपर ना नंबर ऑफ 15 ऑथर्स के नेम लिखे होते हैं। चैप्टर होते हैं आपके पास 15 और उसके ऑथर्स भी 15 होते हैं, तो बंदा देख के कंफ्यूज हो जाता है, इतने सारे ऑथर्स ने इस बुक को लिखा है। जस्ट वेट। स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। ठीक है। अब अगर आप देखें कि अगर आपने अपना डाटा लिया हुआ है किसी बुक से, ठीक है, उस बुक का सिर्फ एक ऑथर था, आप इजीली बस उस ऑथर का नेम लिखेंगे और कहेंगे हमने इस पैराग्राफ से हमने ये चीज उठाई है, आप उसके साथ साइटेशन दे देते हो, ठीक है। अगर आपने किसी चैप्टर से लिया है और उस बुक के बहुत सारे मल्टीपल ऑथर्स हैं, देन आप किन किन ऑथर्स का नेम लिखोगे? फिर आपके पास सिंपल एक सोल्यूशन है, आप जिस चैप्टर का नेम लिख रहे हो हमेशा जब आपके पास ऑथर्स होते हैं ना उनके साथ लिखा होता है कि इस ऑथर ने ये चैप्टर लिखा है। आप कभी अपनी बुक ओपन करके देखिएगा तो आप सिंपल देखिएगा कि इस बुक का ये चैप्टर है, ये वाला ऑथर था इसका, तो हम सिंपल उस ऑथर का नेम लिख देंगे, ठीक है। आपको जरूरत ही नहीं है वो 10 के 10 ऑथर्स लिखने की। तो अब देखें इस ऑथर, ये वाला जो ऑथर था ये क्या था? सेन जी, ठीक है। इनका नेम आ गया यहाँ पे, टाइटल ऑफ द चैप्टर, फिर आप जस्ट उस चैप्टर का ही टाइटल दोगे, आपको जरूरत ही नहीं है आप किसी बुक का टाइटल दो, ठीक है। अभी स्टार्ट में आपने क्या देना है? ऑथर का नेम लिखोगे, उस बुक का जो चैप्टर होगा आप उसका टाइटल लिखोगे, देन आप उस एडिटर का टाइटल लिखोगे जिसने उस चैप्टर लिखने में उसकी हेल्प की है, ठीक है, उसके एडिटर का, पूरी बुक के नहीं। उसके बाद जाके आप उस बुक का टाइटल लिखोगे, फिर उसके बाद उस पब्लिशर का नेम लिखोगे, सिटी ऑफ पब्लिकेशन लिखोगे, रेंज ऑफ पेजेस लिखोगे एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पे बात आ जाती है, अगर आपने किसी पीएचडी और मास्टर थीसिस के पेपर से अगर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन गैदर की है, देन आप किस तरह से लिखोगे। यहीं पे मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका अनपब्लिश पेपर है आपने उसको कैसे लिखना है, ठीक है। अब एक पीएचडी का स्टूडेंट था या एक मास्टर्स का स्टूडेंट था, उसने अपना जो फाइनल थीसिस किया उसने उसको पेपर पब्लिश करवा लिया, ठीक है। आजकल होता ही ऐसे है कि जो भी हम फाइनल ईयर में कर रहे होते हैं उसका पेपर हमें लाजमी पब्लिश करवाना पड़ता है, ठीक है। अगर पेपर पब्लिश ना करवाएं तो हमारा उसके ऊपर मतलब उनका ये होता है कि आप जल्दी से जल्दी अपना पेपर पब्लिश करवा लें विद इन 2 ईयर्स। तो अब यहाँ पे क्या है, उसके आप ऑथर का नेम, अब उसका ऑथर कौन होगा? वो जिसने, वो पीएचडी का स्टूडेंट है जिसने वो पेपर लिखा है, उसका टाइटल जो उसने टाइटल यूज किया था, उसका डिपार्टमेंट कि वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा है जिसके पेपर से आपने उठाया है, फिर उसकी यूनिवर्सिटी लिखेंगे। हमेशा जो पीएचडी और मास्टर थीसिस होते हैं ना, इनमें हमेशा ऑथर, टाइटल, डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी और ईयर इसके साथ चीजें दी जाती हैं, ठीक है। और आप देखें इसकी एग्जाम्पल देखें, ये आपके पास वो ऑथर था जिसने ये पेपर लिखा, ये उसका टॉपिक था इन्वेस्टिगेशंस ऑन रेसिप्रोकेटिंग विंड मशीन, और ये उसका डिपार्टमेंट था, ठीक है, कि पीएचडी थीसिस उसने किया कौन से डिपार्टमेंट से? मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। और ये उसका सिटी था और ये उसका ईयर था, ये सारी उसका यूनिवर्सिटी का नेम है और ये उसका ईयर आ गया, ठीक है। जरूरत ही नहीं है आप उसकी सिटी का नेम लिखें या फिर आप वो सब कुछ आपका जो यूनिवर्सिटी के नेम के साथ होगा वो मेंशन होगा। ये हो गया आपका पीएचडी और मास्टर थीसिस। आपको पता है जब आप लोग रेफरेंसेस लिख रहे होते हैं, जितना आपके दूसरे सेक्शंस क्रिटिकल होते हैं ना, क्रिटिकल का मतलब होता है बहुत हसास चीजें होती हैं कि आपने इनको अच्छे से लिखना है।
इंट्रोडक्शन हो गया, मेन बॉडी होगी, कंक्लूजन हो गया, रिकमेंडेशंस होगी, इनको आपने लिखना ही लिखना है। इसी तरह जो आपके रेफरेंस होते हैं ये आपका बहुत क्रिटिकल पार्ट होता है, इसलिए मैं इसको पूरा टॉपिक इसके ऊपर रखा है, डिटेल रखा है। अगर आपने किसी हैंडबुक, स्टैंडर्ड या मैनुअल से उठाया है, ठीक है, उसके लिए आप कंपनी का नेम लिखोगे। अगर कोई ऑथर नहीं होगा उसमें, फर्ज करें कोई हैंडबुक आपको दे दी गई है लेकिन ऑथर का नेम नहीं लिखा, फिर आप उसकी कंपनी का नेम लिखोगे। जैसे आपके पास सिंपल एक हैंडबुक दे दी जाती है, पीछे उसकी कंपनी का नेम लाजमी लिखा होता है, तो आप लिखोगे उसको, ठीक है। टाइटल, रेफरेंस नंबर ये भी ऊपर मेंशन होता है, और ईयर लिखोगे जैसे ये लिखा हुआ है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट चलते हैं। अब आ गया आपका वो काम जो आप लोगों ने किया था। अब यहाँ पे देखें आपने क्या किया था, आपने सिंपल एक ये नीचे जो यूआरएल मेरे पास मेंशन है ना, आपने सिंपल मुझे ये दिया था, ऐसे ही है ना। तो इसके साथ साथ जब तक आप ये चीजें नहीं देंगे आपका एपीएस स्टाइल नहीं बनेगा। ओके, अब वेबसाइट से आपने अपना डेटा उठा लिया, आपका सोर्स था वेबसाइट। इसमें आपने क्या करना है, उस ऑथर या ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखना है। जैसे मैंने आपको कहा कि आपने किसी वेबसाइट से उठाया, जैसे फर्ज करें आपने उठाया एप्पल की वेबसाइट से, उसका कोई आपको मोबाइल ऐप दे दी गई थी, आपने देखा कि ना इसका ये था, आप उस वेबसाइट पे गए, आपने उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखना है या फिर उस मेन ऑथर का नेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने उस साइट का नेम लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मेंशन है। उसके बाद कंप्लीट एड्रेस ऑफ द साइट, इसका मतलब होता है कि आपने अपना यूआरएल लिखना है, और डेट विजिटेड, जिस डेट को आपने विजिट किया आपने वो यहाँ पे मेंशन करनी है। अंडरस्टैंड? ये चीज सबको क्लियर हुई है ये वाली? क्योंकि आपका जो मोस्टली काम होगा वो इसी के साथ होगा, इसको गौर से देख लें। समझ आ गई ये चीज? ओके मैम, ठीक है। आगे समझ। नेक्स्ट टाइम जो आपकी असाइनमेंट होगी उसमें आपके रेफरेंसेस एपीएस स्टाइल में हो। अगर आपने किसी वेबसाइट से उठाया, सिंपल यूआरएल नहीं देना, बल्कि उस कंपनी का नेम, उस साइट का नेम, ठीक है, और उसकी जिस डेट को आपने विजिट किया है वो इस तरह से मेंशन करनी है, और इसके कॉमास वगैरह आपने सब कुछ माइंड में रखना है, कॉलन्स कहाँ पे लगेंगे, कॉमास कहाँ पे लगेंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने सिंपल अगर देखे कि अगर आपने किसी बुक से लिया है तो आपने इस तरह से उसको मेंशन करना है। पेज के लास्ट पे ये चीज होगी आपकी, और साइटेशन जो होगी ना, जो पैराग्राफ के एंड पे होती है वो इस तरह से होती है, जैसे मैंने आपको अभी लेके दिखाई है, ठीक है। ये वाली चीज सबको क्लियर है ना? सामने जो ये बुक का, ये किसी बुक से रेफरेंस लिया हुआ है उसका लिखा हुआ है। नेक्स्ट चीज आ गई, अगर आपने किसी जर्नल से लिया हुआ है, देन मेथड सारा सेम है, जस्ट उसके एलिमेंट्स डिफरेंट है अंदर, ठीक है। एलिमेंट भी उसके थोड़े बहुत डिफरेंट है, बाकी सारी चीजें सेम है। अब हम चलते हैं रेफरेंसेस वर्सेस बिब्लियोग्राफी। अब बिब्लियोग्राफी आपको पता है क्या होता है, बल्कि रुकें पहले प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं ताकि आपको ना ये चीजें मजीद क्लियर हो जाएं इसको पढ़ने से पहले। यहाँ पे सिंपल इसको माइंड में रखिएगा, ये आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि मैंने किस स्टेप को कहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, आप अपना वर्ड ओपन करेंगे, यहाँ पे होम पेज आपके सामने अपेयर होगा, ठीक है। आपने होम पेज पे नहीं जाना, आपने रेफरेंसेज में जाना है, ठीक है। यहाँ पे देखें रेफरेंस स्टाइल यहाँ पे दिया हुआ है, रेफरेंस और ये उसका स्टाइल, ठीक है। रुके, जी असद आपको कुछ कहना है, आपका हैंड रेज है। ठीक है, अब रेफरेंस और उसका स्टाइल यहाँ पे दिया हुआ है। देखें जब मैं इसके ऊपर कर रही हूँ बिब्लियोग्राफी स्टाइल आ रहा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी सेम चीजें हैं, बस इनका थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो मैं आपको अभी बताती हूँ, ठीक है। अब ये देखें यहाँ से ऑटोमेटिकली जो डिफॉल्ट स्टाइल था वो एपीएस सिलेक्ट खुद से हुआ है, मैंने नहीं कुछ किया, ऐसे ही है ना। बाकी डिफरेंट स्टाइल्स ये वाले सारे हैं, IEEE का है, हार्वर्ड है, उसके अलावा ये GB 7714 है, गूस्ट है, चिकागो है, लेकिन जो डिफॉल्ट है वो एपी है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में यही चल रहा है, इसलिए हम इसी को रहने देंगे। एपीए स्टैंड्स फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ओके। वो यहाँ पे कह रहा है कि आप एपीए स्टाइल भी यूज कर सकते हैं, चिकागो स्टाइल भी और MLA स्टाइल भी, नीचे ये बता रहा है, ठीक है। अच्छा जी, ये अब आपने ना ऑटोमेटिकली इसको जनरेट कैसे करवाना है उसका मैं मेथड बता देती हूँ। आपने यहाँ पे जाना है इंसर्ट साइटेशन, ठीक है। इंसर्ट साइटेशन क्लिक आपने करना है ऐड न्यू सोर्स, अंडरस्टैंड। और एक पेज पे आप जितने भी करेंगे वो सारे आपके इस तरह शो हो जाएंगे। अब देखिए ऑटोमेटिकली ना यहाँ पे बुक होता है वैसे सिलेक्ट, ये मैंने कल दूसरी क्लास को करवाया था इसलिए इसकी सेटिंग थोड़ी बहुत चेंज हुई है। टाइप ऑफ सोर्स कौन सा है, बुक। अब यहाँ पे डिफरेंट सोर्सेज आते हैं, जस्ट जो मैंने आपको इधर बताया ना पावर पॉइंट स्लाइड पे, सोर्सेज ऑफ रेफरेंसेस, ये हमने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। ये सारे सोर्सेज आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे वर्ड पे। टाइप ऑफ सोर्स, अगर आपने बुक से उठाया आप उसके साथ चलेंगे। और अब आप देखिएगा जैसे ही मैं कोई दूसरी सिलेक्शन करूंगी ना
तो ये वाले जो एलिमेंट होंगे ना, ये वाले, ये सारे साथ साथ चेंजेस होते रहेंगे, ठीक है। पहले बुक था, बुक में उसने क्या कहा, आप ऑथर लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे, ईयर लिखेंगे, सिटी और पब्लिशर। मैंने रिपोर्ट को सिलेक्ट किया, हो गए टाइटल चेंज, यहाँ पे एलिमेंट्स चेंज हो गए, ये चीज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है को ऑथर, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। को ऑथर का मतलब होता है अगर आपके साथ किसी और ऑथर ने काम किया है, ठीक है। यहाँ पे आप, अच्छा, अब ये होगा आपका सिंपल रेफरेंस अगर आपने देना है। अभी मैं देकर नहीं दिखा रही। अब अगर बिब्लियोग्राफी क्या होती है उसका पहले बता दूं। बिब्लियोग्राफी होती है जब मैं इस फील्ड को टिक करूंगी ना, ये देखें सारी फील्ड्स आ गई, ये होती है बिब्लियोग्राफी, यानी आपके रेफरेंस के साथ एक्स्ट्रा एडिशन। इसका मतलब होता है कि एक तो ये देखा कि कहाँ से आपने अपना डाटा गैदर किया, आप सिंपल उस वेबसाइट का नेम लिखोगे, आप सिंपल उसका क्या उसको कह सकते हैं कि उसका ईयर लिखोगे, पब्लिकेशन लिखोगे, एडिटर नेम लिखोगे। लेकिन बिब्लियोग्राफी आपको हर चीज बता रही होती है, उसका सिटी, उसका इंस्टीट्यूट, उसका डिपार्टमेंट, उसका मतलब एक्स्ट्रा एलिमेंट बता रही होती है, ठीक है। होती ये भी सेम है, और समटाइम इनको साइनोनियम भी यूज करते हैं, इन दोनों को, बिब्लियोग्राफी को और रेफरेंसेस को, ठीक है। आवाज नहीं आ रही आपकी। अनम्यूट किसने किया है? पता नहीं मैम। जिसने भी किया है, अब नेक्स्ट टाइम ना हो ये। आप लोग क्या समझते हैं, पता नहीं चलता। मैम अनम्यूट कैसे? म्यूट किसने किया है, मैं ये पूछ रही थी। बहरहाल जिसने भी किया, अब ये हरकत ना हो। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि रेफरेंस होता है और आपका यहाँ पे होता है कि बिब्लियोग्राफी होती है। समटाइम इनको एक ही सेंस में यूज किया जाता है, ठीक है। कोई आपको कह रहा होता है कि ये आपकी बिब्लियोग्राफीज हैं जो आपने नीचे दी हुई हैं, कोई आपको कह रहा था ये रेफरेंसेज हैं, लेकिन मेन वर्ड होता है आपका रेफरेंस का यूज। रेफरेंस में हमेशा ये 4-5 एलिमेंट्स आ रहे होते हैं जो मैंने आपको अभी बताए, ठीक है। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है कि आपकी एडिशनल चीजें, हर पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा होता है जहां से आपने वो सोर्स गैदर की है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे देखें यहाँ पे सिंपल हम मेन 3-4 चीजें बता रहे थे, इतनी ज्यादा चीजें नहीं बताई हमने, ठीक है। लेकिन अगर बिब्लियोग्राफी करेंगे ना, उसका हर पॉइंट बता रहा है, उसका डिपार्टमेंट, उसका इंस्टीट्यूट, उसका पेजेस, जो हमें चाहिए भी नहीं होते ना वो भी बता रहा होता है। इसको कहते हैं बिब्लियोग्राफी। समझ आई इसकी? ये रिपोर्ट टाइप, इसका शॉर्ट टाइटल, उसका लॉन्ग टाइटल, कमेंट्स, मीडियम, ईयर एक्सेस, हर चीज बता रहा होता है। ये होती है आपकी बिब्लियोग्राफी। अंडरस्टैंड? जी मैम। अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड पे, फिर मैं आपको इसको जनरेट करना भी सिखाती हूँ। रेफरेंस। अब देखिए, रेफरेंस का सिंपल मतलब होता है कि डिटेल्ड लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस दैट आर साइटेड इन योर वर्क, ओके। जो सिर्फ आपका जो काम होता है, आपने कहीं से लिया होता है, आप जस्ट उस चीज का रेफरेंस दोगे। लेकिन बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है कि एक तो डेफिनेशन देखिए दोनों की सेम है यहाँ तक, ठीक है। एक तो वो काम जो आपने कहीं से गैदर किया होता है, यहाँ तक इनकी डेफिनेशन सेम है, लेकिन प्लस एडिशन इसमें क्या होता है, बैकग्राउंड रीडिंग्स, ऑल बैकग्राउंड रीडिंग्स जो आपने इसके साथ साथ की होती है वो सारी बता रहा होता है, ठीक है। या फिर कोई दूसरा मटेरियल जो कि डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, बिब्लियोग्राफी ऑन द अदर हैंड कंटेन ऑल सोर्सेज दैट यू हैव यूज्ड फॉर योर पेपर। जितने भी सोर्सेज आपने अपने पेपर के लिए यूज किए हैं, बेशक वो डायरेक्टली हैं या इनडायरेक्टली हैं, ठीक है, आप दोनों को इसमें करोगे। लेकिन रेफरेंस में सिर्फ आप उन्हीं को करोगे जहां से आपने डायरेक्ट एक्सेस किया है, बस। इसकी समझ आई? सिंपल इनका डिफरेंस है थोड़ा सा, बस, बाकी सारी चीजें सेम है। अब आपकी ये लास्ट 2 स्लाइड्स हैं, इसमें सिंपल राइटिंग के वेज बताए हुए हैं। राइटिंग इज अ क्रिएटिव प्रोसेस एंड पावरफुल वे टू क्लैरिफाइंग योर थिंकिंग, ओके। राइटिंग ऐसा प्रोसेस है जो आपकी थिंकिंग को क्लैरिफाई करता है। अगर बचपन में आपने देखा होगा कि अब तो नहीं खैर इतना ये ट्रेंड, लेकिन पहले पहले क्या होता था, लोग डायरीज लिखते थे, ठीक है। उन्होंने डायरीज भरी होती थी, वो भी उनका एक राइटिंग का, वो भी उनका एक क्रिएटिव प्रोसेस होता है राइटिंग का, ठीक है। तो वो अपने ख्यालात में गुम होके वो डायरीज लिखना, तो ये सारी चीजें क्या है, ये उनका राइटिंग का एक वे है कि किस वे से वो अपना प्रेजेंट कर रहे हैं अपने ख्यालात को। गुड राइटिंग डजंट हैपन ओवरनाइट। आप ये नहीं कह सकती, अगर मैं आपको कहूँ ना कि आप आज रात बैठो और आप इस चीज को कर लो, कभी भी अगर आप अच्छे राइटर बनना चाहते हो, राइटर्स की आपको पता है बहुत ज्यादा डिमांड होती है। ये जो आपके फिल्म राइटर होते हैं, आपके ड्रामा राइटर होते हैं, ये सारे स्क्रिप्ट जो लिखते हैं ना, ये इनका कमाल होता है, ये एक एक दिन का नहीं होता, ये बहुत बहुत साल लग जाते हैं इनको ये चीजें लिखने में, उसके बाद वो चीज आपके सामने आती है। तो वो कभी भी एक रात में नहीं हो सकती, बल्कि इसके लिए आपको सिंपल प्लानिंग चाहिए होती है। सबसे पहले आप प्लानिंग करो, ड्राफ्टिंग करो, री रीडिंग करो, बार बार रिवाइजिंग करो और एडिटिंग करो उसमें, ठीक है। ये आपके प्लानिंग के कुछ राइटिंग के कुछ प्रोसेस है। लास्ट स्लाइड आपकी,
इम्प्रूवमेंट इन राइटिंग रिक्वायर्स सेल्फ रिव्यू। अगर आप चाहते हो जो आपने लिखा है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आए, ठीक है, आप चाहते हो स्कोर अच्छे से बनाना, देन आप क्या करोगे, आप सेल्फ रिव्यू करोगे, बार बार पीयर रिव्यू करोगे, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट फीडबैक लोगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देखें, आपको मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई टॉपिक दिया है, आप कभी भी ये नहीं करोगे कि आप जस्ट उसको डिफरेंट साइट से सर्च करो। अगर आप अच्छे पब्लिशर बनना अच्छे राइटर बनना चाहते हो, पब्लिशर नहीं, अच्छे राइटर बनना चाहते हो, आप कहोगे कि मेरी ये चीज नंबर 1 पे आ जाए, ठीक है। एसईओ जैसे आपकी क्लास में एक स्टूडेंट करता है, उसको पता होगा कि नंबर 1 पे रैंकिंग पे लाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। उसके लिए जब तक आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा, आप कभी भी अच्छे राइटर नहीं बन सकते, ठीक है। उसका आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, उसकी थोड़ी सी ट्रिक्स यहाँ बताई हुई हैं कि अगर आप किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले अगर आपको टॉपिक आप कर रहे हो, अगर आप चाहते हो ना कि वो आपका बहुत अच्छे से राइटअप हो जाए, तो आप हमेशा ना क्या करोगे, आप उस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाओगे। आप अपने फर्ज करें कोई टीचर आपको बहुत अच्छा पढ़ा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप कहोगे कि इसके पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, अगर मैं अपना लिखा हुआ उसको जाकर दिखा दूंगा तो मे भी मतलब इसके अंदर कोई ना कोई इंप्रूवमेंट आ जाए, क्योंकि वो तो एक्सपर्ट है ना, उसका तो उसका 15 ईयर का एक्सपीरियंस होगा उसमें, ठीक है। अगर कोई उसका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप उसको दिखाओगे, वो देखते ही समझ जाएगा कि आपने इसको कॉपीड डाटा है या फिर आपका अपना लिखा हुआ है। जो एक्सपर्ट होते हैं वो इस तरह समझ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका सेल्फ रिव्यू, फिर उसको खुद से बार बार रिव्यू करते जाएं, पेयर रिव्यू करें, ठीक है। उसके बाद गुड राइटिंग इज अ हैबिट दैट टेक्स टाइम टू डेवलप। अंडरस्टैंड? आपको टाइम लगता है, कभी भी शॉर्टकट ना ढूंढे अपनी लाइफ में, ठीक है। शॉर्टकट आपके ना कहीं काम आ जाते हैं, लेकिन मेन चीज वही है कि जब तक आप चीज की मेहनत नहीं करोगे, आपके पास फर्ज करें आप ना एक चीज आप कर रहे थे, बार बार नहीं हो रही, आपने उसका शॉर्टकट फाइंड कर लिया, ठीक है, वो हो गई फर्स्ट टाइम में, लेकिन आप अपना माइंड अब ये ना बना लें कि हमने हर टाइम शॉर्टकट की तरफ ही जाना है। अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आप उस शॉर्टकट से किस तरह निकल के आप उसकी तरफ आओगे, ठीक है, अपने ओरिजिनल वर्क की तरफ आओगे, क्योंकि जो प्रैक्टिस होती है वही इंसान को परफेक्ट बनाती है। शॉर्टकट्स कभी कभी काम आते हैं लक पे। हैप्पी राइटिंग मेक्स हैप्पी रीडिंग, दैट्स इट। अब ये थी आपका आज का टॉपिक, और अब हम देखते हैं कि किस तरह से रेफरेंस जनरेट करना है, ठीक है। आपके रेफरेंस के नीचे कोई चीज आप किस तरह से करेंगे। सिंपल, आपने जाना है रेफरेंसेस पे, एपीए स्टाइल सेलेक्ट करोगे, इंसर्ट साइटेशन, ऐड न्यू सोर्स। मैं आपके सामने अब करके दिखाती हूँ आपने क्या करना है। फर्स्ट करें, यहाँ पे गई, आपका टॉपिक था कोविड-19, फर्स्ट करें कोविड, इसको गौर से देख लीजिएगा, आपने हमेशा इसी तरह देना है, ठीक है। कोविड-19 सिम्टम्स, ठीक है, फर्स्ट करें हम ये उठा रहे हैं। अब मैंने ना इस साइट से आके डाटा लिया है, मैंने क्या किया, मैंने यहां से आके, इसको होने दें, फिर हम इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, यहां से हम इसको डाटा को उठा के वहां पे अपने पेज पे लेके जाते हैं। और कभी भी डायरेक्ट इस तरह से, मैं तो फिलहाल आपको एग्जांपल दे रही हूँ ना, कभी भी डायरेक्ट आपने उठा के जो आपका डाटा होगा इस तरह से कॉपी करके यही नहीं रहने देना, बल्कि इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करें। मैंने आपको उस दिन शायद आपको बताया था, नहीं आपको नहीं बताया था। चेंजेस आप किस तरह से कर सकते हैं, जैसे देखिए अब ये आपके पास लाइनें लिखी हुई हैं, आप कभी भी डायरेक्ट उसको कॉपी ना किया करें, बल्कि थोड़ा बहुत अंदर चेंजेस इस वे से आप कर सकते हैं। लाइक ये हॉस्पिटलाइजेशन लिखा हुआ है, यहां से जाएं, यहाँ पे आपके पास आएगा थ्रेशर, उसको आप देखेंगे, वो आपके सिनोनिम्स ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। मुझे ढूंढने दें, यहीं पे होगा कहीं, ये आ गया, ठीक है। रिव्यू में जाएंगे, थ्रेशर होगा, ये आपके क्या करेगा, जब आप अभी वो कह रहे हैं आपने कोई सिलेक्शन नहीं की, ये देखें डॉट किया था, वहां पे ऑटोमेटिकली डॉट चला गया। अब मैं यहां से ना इन्फेक्टेड को सिलेक्ट करती हूँ, कंट्रोल सी करें, यहां पे जाके लिखे कंट्रोल वी, इन्फेक्टेड। जब आप सर्च करोगे इससे रिलेटेड डिफरेंट मीनिंग बता रहा होगा। आपने अब डिजीज, यहां से डिजीज उठाएं, कंट्रोल सी करें, अपनी जगह इधर ले आए, ठीक है। अब देखो प्लेजरिज्म जो आपका चेक होता है ना, वो इस तरह से होता है कि हर 3 वर्ड्स के बाद अगर आप वर्ड चेंज कर देते हो तो आपको प्लेजरिज्म की टेंशन नहीं होती। अफेक्ट डिफरेंट पीपल, ठीक है। फर्स्ट करें, ये लाइनें लिखी हुई हैं, इसके बाद इन डिफरेंट वेज को अगर हम चेंज करना चाहें वो हम यहाँ पे डालेंगे, उसके रिलेटेड मीनिंग दे देगा, आप उसको चेंज कर लोगे, समझो ये आपकी लाइन प्लेजरिज्म फ्री हो चुकी है, ठीक है।
इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो। अच्छा, ये था आपने अगर कहीं से डाटा कॉपी किया, आप उसको किस तरह से अपने वे में आप चेंज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। अब दूसरी चीज, अब मैंने वहां से ये चीज उठाई थी, मैं अब इसका ना रेफरेंस देना चाह रही हूँ। तो पहले मैं पैराग्राफ के एंड पे देना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, रेफरेंसेस में जाएं, इंसर्ट साइटेशन, एड न्यू सोर्स। यहां पे देखिए मैंने कहां से उठाया है, मैंने एक वेबसाइट से उठाया है, ठीक है। अब वेबसाइट से उठाया तो उसका ऑथर का नेम लिखेंगे, या फिर हम क्या लिखेंगे, उसका वेबसाइट का नेम लिखेंगे। ऑथर का नेम अब आपको कहां पे मिलेगा, ये जो साइट पे होता है ना, यहाँ पे ऑथर का नेम मोस्टली दिया होता है। ये देखें, ये इन्फॉर्मेशन बता रहा है, यहाँ पे दिया होता है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल तो नहीं दिया। एंड पे चले जाएं, नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास इस तरह से कोई डाटा नहीं ना दिया हुआ, तो हम उसका यहाँ पे जो नेम होता है ना, ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, आप इसको उठाएंगे, कंट्रोल सी करेंगे, उस ऑथर के नेम की जगह आप लिख देंगे, ठीक है, जो आपके पास साइट पे मेंशन होता है। मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, कंट्रोल वी कर दिया इसको, नेम ऑफ वेब पेज। अब किस वेब पेज से उठाया है, हमने मेन पेज से उठाया, मेन पेज को हमेशा होम पेज कहते हैं, ठीक है, मैंने होम से उठाया है। वेब पेज पता है क्या होता है, एनीवन नो वेब पेज? होम पेज होता है जहाँ पे मतलब के जो रिसेंट जो भी पब्लिश होती हैं, ब्लॉग्स पब्लिश होते हैं, वो आपको सिंपल वेब पेज का पूछ रही हूँ। वेबसाइट क्या होती है ये बताएं सिंपल वे में। जो आपका होता है ना वेबसाइट, ये बनता है नंबर ऑफ वेब पेजेस के साथ, ठीक है। और एक वेब पेज का मतलब होता है कि जो आपका सिंपल, जहाँ पे आप क्लिक कर रहे हो ना और उस कंटेंट पे जा रहे हो, लाइक देखें इसके इसके ये जो मेन 3 चीजें हैं यहाँ पे ऊपर लिखी हुई, मैं इस पर क्लिक करूंगी, मेरे पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास एक न्यू उसने ओपन कर दिया, इसको हम लोग सिंपल इन चीजों को कहते हैं, ये वेब पेज है हमारे पास। जैसे ये ट्रीटमेंट का वेब पेज है, ये सिम्टम्स का है, ठीक है, ये डिफरेंट यहाँ पे ओवरव्यू है, ये वाले सारे आ गए यहाँ पे। ये तो खैर एक वेबसाइट नहीं है, तो सिंपल एक ब्लॉग सा दिया हुआ है आपको। हम वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे बताती हूँ कैसे अपने ओपन करना है। Amazon पे चलते हैं, amazon.com, ठीक है। यहाँ पे देखें इसने कंपनी का नेम साथ बता रहा है, यहाँ से आप ऑथर का नेम या कंपनी का नेम उठाएंगे। अच्छा, वेब पेज देखिए, हम जैसे ये मेरे सामने एक ओपन हुआ है, ये भी एक वेब पेज है। इस पे जितने भी छोटे छोटे हाइपर लिंक्स है ना, हाइपर लिंक का मतलब होता है कि अगर कोई टेक्स्ट लिखा है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो वो हमें उस पेज पे ले जाएगा। जैसे मैंने सेल पे क्लिक किया, ये एक वेब पेज था, अब सेल एक नया वेब पेज है, ठीक है। ये अब आपके सामने अभी ओपन होगा, ये एक वेब पेज है। अब ये वेब पेज किस पे बना हुआ है आप ये भी चेक कर सकते हो। इवन इस पे आप बैक क्लिक करो, इसका व्यू पेज सोर्स देखो, ये आपके पास सामने इसका अपीयर हो जाएगा। सोर्स यानी उसका कोड शेयर हो जाएगा आपके सामने कि ये वाला वेब पेज, इसका जो फ्रंट एंड है वो इस लैंग्वेज पे बना हुआ है। फ्रंट एंड मोस्टली वैसे HTML और CSS पे ही बना होता है। इंस्पेक्ट पे नहीं जाना? नहीं, इंस्पेक्ट पे होता है कि अगर आप, मैं बताती हूँ उसका भी। ये देखें, ये व्यू पेज, ये जस्ट हम सोर्स उसका देख रहे हैं, ठीक है, व्यू सोर्स देख रहे हैं। ये इस लैंग्वेज में बना हुआ है, ये देखें, ये सारी HTML इसमें यूज हुई है, CSS यूज हुई है। अब आप जो कह रहे हो ना इंस्पेक्ट सोर्स, उसको तब हम देखते होते हैं जैसे हमने अगर स्पेसिफिक कोड वहां से लेना है ना, जैसे अब मुझे फर्स्ट करो ये वाली लाइन चाहिए, तो तब मैं क्या करूंगी, इंस्पेक्ट इसको करूंगी। अगर मैंने पूरा सोर्स देखना है देन मैं उसको व्यू पेज सोर्स पे जाऊंगी और मुझे कौन सा उसमें से कुछ लेना है। लेकिन अगर मुझे डायरेक्ट इस तरह का कोई क्लोन बनाना है, क्लोन का मतलब होता है कि उसी तरह का कोई चीज आपने बनानी है, ठीक है। मैंने किया है इसको यहाँ पे आके, हाँ ये आ गया। मैंने इस पे क्लिक किया था इंस्पेक्ट के ऊपर, और अब इसने मुझे इस तरह का दिखा दिया। इसका मतलब होता है अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी ना, अभी लोड हो रहा है, रुके, ये सारे इंस्पेक्ट करेगा। अब ये मैं आपको सिंपल एक वेब पेज का बता रही हूँ, ठीक है।
आपको अभी ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सब बच्चे कोशिश करें कि साथ साथ अपनी स्टडी के साथ साथ ना आप लोग कोर्सेज करें डिफरेंट वेब डिज़ाइनिंग के, वेब डेवलपमेंट के, आपके बहुत काम आएंगे नेक्स्ट। अच्छा, ये चीज़ होती है आपका इंस्पेक्ट करने से। जैसे अब देखें, मैंने अभी तो इंटरनेट स्लो है आई थिंक, जैसे ही मैं इसके ऊपर लेके जाऊंगी उसके ऊपर ब्लू उसको हाईलाइट कर देगा ब्लू के साथ। अभी भी लोड हो रहा है। अब देखें वो स्पेसिफिक कोड बता रहा है कि आप अभी इस लाइन पे खड़ी हो, जिसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी। ये देखें, ठीक है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, उसी टाइम उसको यहाँ पे कोड दिखा देगा। मैम आपसे क्वेश्चन है, जी, वेब पेज को क्या दूसरा नाम क्या होगा? वेब पेज का दूसरा नेम क्या होगा? जी, क्या मतलब वेब पेज का दूसरा नेम क्या होगा? मतलब अगर हम इसको होम पेज कहते हैं, हाँ जी, मतलब ये तो सिंपल उसकी डोमेन है, अगर amazon.com लिखते हैं तो ये तो उसका सिंपल एक होम पेज आ गया, ठीक है। अगर हम उसके किसी फर्दर परमा लिंक पे जाते हैं तो वो उसका ब्लॉग पोस्ट आ जाएगी उसकी, तो वो भी वेब पेज के ही मतलब मायने में आ जाएगा, वो तो फिर होम पेज नहीं कहलाएगा। आपकी वेबसाइट पे जो भी, मेरी बात सुन ले, वेबसाइट पर आके, अच्छा मैं इसको पहले क्लोज करती हूँ। वेबसाइट पर आके आप जिस जिस लिंक पे भी आप क्लिक करोगे ना, एक वेबसाइट पे आके, वो सारे आपके वेब पेजेस होंगे। वेब पेजेस का मतलब ये होता है कि वो सिंपल आपका जो चीज़ आपकी वेबसाइट पे चली जाती है वो आपका एक वेब पेज है। आपने वर्डप्रेस यूज किया है कभी? जी मैम, करते हैं यूज तो उस पे डेली। आप उस पे देखते होंगे जब आप कोई ब्लॉग ऐड कर रहे होंगे, उस पे आप जैसे ही जाके कोई ब्लॉग वगैरह ऐड करते हो, वो आपको साथ ऑप्शन दे रहा है नेक्स्ट पेज, दे रहा है ना। आप न्यू पेज पे फिर अपना डाटा लिखते हो, नया नया ब्लॉग आ जाता है यहाँ आपके सामने। जो आपके सामने ब्लॉग्स आते हैं उसका मतलब होता है आपने एक ही पेज पे रहना है। जब उसके बाद आप जब पोस्ट पे जाते हो, न्यू पेज ऐड करते हो, तो वो न्यू पेज पे जाता है। और जब वो चीज़ आप पब्लिश कर देते हो, वो वेबसाइट आपकी पब्लिश हो जाती है, जो कि आपके यूआरएल्स के थ्रू आपको नजर आती है, अगर आपने होस्टिंग परचेज की हो। ऐसे ही है ना? तो जब आप उसके ऊपर क्लिक करते जाओगे, वो आपका वो चीज़ पब्लिश हो जाती है आपकी वेबसाइट के ऊपर। जी मैम। बस ये चीज़ें होती है आपके। सिंपल मैं आपको मतलब समझाने का मतलब ये था, अगर कल को आपको कोई पूछे, आप तो जाहिर है काम कर रहे हो, लेकिन जो बच्चे अभी बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिनको इन चीज़ों का नहीं पता, उनके लिए बता रही हूँ कि जैसे ही आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, कहीं पे भी आप क्लिक करोगे वो आपको न्यू पेज पे चले जाएगा। उसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारा एक वेब पेज है। आप किसी को भी ये नहीं कहोगे कि मैं पूरी कस्टमर सर्विस की वेबसाइट मैंने ओपन की। जैसे मैंने कस्टमर सर्विस के ऊपर क्लिक किया, इससे मुझे किस पेज पे ले गया? एक वेब पेज पे लेके गया है, ना कि कस्टमर सर्विस की एक वेबसाइट है, ठीक है। होल वेबसाइट का नेम क्या है? amazon.com। बस ये चीज़ बताने वाली थी। अब हम चलते हैं अपनी रेफरेंस की तरफ। तो पता है आपको इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप अपना काम कर सकते हो। अब आप कंफ्यूज रहोगे कि हम वेब पेज कहाँ से उठाएंगे और हम पेज, अब देखें मैं यहाँ से उठा रही हूँ, मैंने किसी पर क्लिक किया, मैं अपना डाटा उठा रही हूँ यहाँ से गिफ्ट कार्ड में से। मैं फिर वेब पेज की जगह गिफ्ट कार्ड लिखूंगी, ठीक है। हम जाके उसको होम पेज को चेंज करके गिफ्ट कार्ड लिख देते हैं। अब क्लियर हो गया सबको वेब पेज पे हम क्या लिखेंगे? जिस लिंक के ऊपर मैं क्लिक करके अपना वो चीज लूंगी, उसी लिंक का नेम लिखूंगी वेब पेज का, ठीक है, गिफ्ट कार्ड। अब नेम ऑफ वेबसाइट हमारा क्या था? amazon.com, amazon, ठीक है, ये उसका नेम था। बेशक आप .com साथ लिखें ना लिखें। ईयर, अब ये किस ईयर में पब्लिश हुई वो लिखेंगे आप, उसका डे लिखेंगे। फर्ज करें हम ये नीचे, जब जैसे ही आप जिस पे क्लिक करोगे ना, नीचे एग्जांपल दे रहा था कि आपने ये लिखना है, यहाँ से भी आप देख के फिर आप वो चीज़ ऐड करोगे। मैं यहीं से देख के फिलहाल लिख रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। मंथ जनवरी लिख देते हैं हम, डे, अब ये डे आपने कौन सा लिखना है? जिस डे पे आपने वो चीज़ विजिट की है, ठीक है। ये डे मंथ ईयर, ये आपने वो चीज़ लिखनी है जो आपने जिस डे को आपने वो चीज़ देखी है। फर्स्ट करें मैं यहाँ पे 2020 लिख रही हूँ, और आज क्या दिन है? सॉरी, ये कौन सा मंथ है? दिसंबर, ठीक है। आप उसका नहीं लिखोगे, आप इसमें अपना लिखोगे डाटा, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा है कि जिस डेट को आपने इसमें विजिट किया आपने वो लिखनी है। को आज क्या डेट है? 29 है। और यहाँ पे अब आप उसका यूआरएल लिखोगे। ये सारी चीजें आप मेंशन जब करोगे, अब हम उसका यूआरएल उठाते हैं। मुझे इसका बैक जाने दे। मेन यूआरएल आपने कभी भी उस वेब पेज का नहीं उठाना, बल्कि उस वेबसाइट का यूआरएल उठाना है, ठीक है। बेस्ट यही रहेगा।
अच्छा, यहाँ पे अब आ गया आपका यूआरएल। अब अगर आपको किसी ने कहा है कि रेफरेंस की जगह ना आपने बिब्लियोग्राफी फील्ड्स ऐड करनी है, वहाँ पे ना बिब्लियोग्राफी आप ऐड करें, तब आप इनको यूज़ करके आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो, लेकिन ये इतनी यूजेबल नहीं है। जस्ट रेफरेंस आपका यूजेबल है ज़्यादा, ठीक है। तो हम इसको अनचेक ही रहने देंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। अब देखिएगा मैं जब ओके पे क्लिक करूंगी ना, ऑटोमेटिकली मेरे पास एक साइटेशन जनरेट हो गई। साइटेशन कहाँ पे जनरेट हुई? उस पैराग्राफ के एंड पे। और एक चीज अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो इतना डाटा लिखा, वो कहाँ गया? जब आपने पूरा पैराग्राफ लिख लिया, आपने जाना है अपने लास्ट पेज पे, यहाँ पे, ठीक है। लास्ट पेज पे आपने जाना है, फर्स्ट करेंगे आपकी रिपोर्ट का लास्ट पेज है, बिब्लियोग्राफी पे आपने क्लिक करना है। बिब्लियोग्राफी का मतलब ही होता है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसके लिंक पे आपने क्लिक करना है, ये आपको डिफरेंट दिखा देगा। अपनी बिब्लियोग्राफी कह रहा है ऐड करना है आपने, रेफरेंसेस ऐड करने हैं या वर्क साइटेड ऐड करना है। हमने क्या चाहिए, हमें रेफरेंसेस चाहिए। अब इसको लोड होने दें, फिर आपको देखिएगा। अब जो आपने लिखा था ना, अभी जो आपने रेफरेंस इतना सारा लिखा है वो सारा इसके अंदर ऑटोमेटिकली सेव हो गया। मैं इसके ऊपर जस्ट क्लिक करूंगी, सामने मेरे आ गया। नजर आ रहा है? जी मैम, आ रहा है। आपको बनाने की जरूरत तो नहीं ना पड़ी इसको लिखने की, क्योंकि इसमें ना अगर हम खुद से इस लाइन को लिखते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। मीन्स के मुझसे कहीं डॉट में या सेमी कॉलन में कोई प्रॉब्लम हो जाता है। देखें, इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉलन डाल के दिया है। तो अगर मुझे ये भूल जाता फिर, तो बजाय इसके कि मैं खुद से इसको लाइन को लिखूं, मैं वहां से जाके इसको ऑटोमेटिकली जनरेट करवा लूंगी, ठीक है। और ये जस्ट 2 to 3 मिनट्स का काम होता है अगर आप बिगनर हो। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इसको इतना डिटेल में ले गई हूँ, इसलिए आपको ज्यादा लग रहा होगा, ठीक है। अब ये सारा एपीए स्टाइल का आपका रेफरेंस जनरेट हो चुका है। और जब आप दोबारा साइटेशन पे जाओगे, जब आप दोबारा इस पे जाओगे ना, इंसर्ट साइटेशन पे, ये पहले वाला पड़ा हुआ है, आप यहाँ से न्यूज सोर्स ऐड करोगे। यहाँ पे आप, अगर आपने पहले वेबसाइट से उठाया था, अब आपने किसी रिपोर्ट से उठाया है, और वो रिपोर्ट आपने उठाई है गूगल स्कॉलर से। क्योंकि दो मेन चीजें आपकी जब ऑनलाइन आप सर्चिंग करते हैं, यही दो चीजें काम आती हैं। बाकी तो सारी बुक्स वगैरह वो तो आपको पता होगा आप किस तरह से लेंगे। उसके फर्स्ट और लास्ट पेज पे ऑथर वगैरह का नेम लिखा होता है, वो जस्ट आप यहाँ पे फील्ड ऐड करोगे। और एक और मेरी चीज याद रखिएगा, कभी भी ऑनलाइन रेफरेंस ऐड करने वाली साइट पे मत जाइएगा, ठीक है। जो आपको वर्ड इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आपको जरूरत ही नहीं है ऑनलाइन इसको जनरेट करवाने की। अब सबको रेफरेंस बनाना आ गया, किस तरह से बनाना है? किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछें साथ साथ। नहीं मैम। ठीक है, अब गूगल स्कॉलर पे मैं आई, मैंने यहाँ पे आके ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लें, यहाँ चले आपका कोई सब्जेक्ट अपना बता दें, ऑपरेटिंग सिस्टम लिख लेते हैं हम, जो आप अब पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे आके सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा, कोई खास टॉपिक नहीं लिखा, मैंने जस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सर्च किया कि उसका लोग अब तक कितना डाटा पब्लिश करवा चुके हैं। ये सारा उसका पब्लिश करवा चुके हैं, ठीक है। देखें इतने लोग इसको अब तक क्या करवा चुके हैं, ये सारा ऊपर मेंशन है आपके पास। ये आप, अच्छा, अगर मैं इस लिंक पे जाऊं, मैंने आपको कहा आपने डाटा उठाया, क्या आप इस पेपर को खोल के आप उसका ऑथर नेम, उसका सब कुछ, आपको जरूरत ही नहीं है ये काम करने की, ठीक है। इसका ऑटोमेटिकली लिंक बाहर से हम जनरेट करवाएंगे, वो मैं बताती हूँ। ये आपकी एक रिपोर्ट आ रही है, ये आपकी रिपोर्ट हो सकती है, आपका लिटरेचर रिव्यू हो सकता है। गूगल स्कॉलर पे जितना डाटा पड़ा होता है वो सारा इसी तरह का होता है, ठीक है। इसको ओपन होने दें, देन मैं आपको बताती हूँ। आज के दिन आपका कोई और लेक्चर भी था? जी मैम, है अभी। किसका? मेरे बाद है अभी? पहले ओएस का था, पहले ओएस का था, इसके बाद प्रोग्राम। ठीक है, कल आपका है कोई लेक्चर 11 बजे? यस मैम। जी मैम, ओएस का। और कल आप किस टाइम फ्री होंगे? मैम ओएस का है 12-1 बजे तक होगा, उसके बाद फ्री है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अब ये रिपोर्ट आपके सामने ओपन हो गई है। हमने इसका टाइटल लिखते हैं रिपोर्ट में, उसका ऑथर का नेम लिखते हैं, ईयर लिखते हैं, पब्लिकेशन लिखते हैं। अब मैं बजाय इसके कि मैं इसके हर चीज यहाँ से आके ढूंढूं, ठीक है, मैं सिंपल क्या करूंगी, इसको मैं क्लोज करूंगी, इसको बैक पे जाऊंगी। अगर मैंने इसमें से अपना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, ठीक है, जो मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखना था, अगर मैंने कोई डाटा इस पेज से लिया है, इस रिपोर्ट से लिया है, देन मैं क्या करूंगी, सिंपल ये चीज यहाँ पे देखें, ये दो डॉट्स, ये दो आपके पास इन्वर्टेड कोमास बने हुए हैं ना, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आके, ठीक है।
ये आपके बेसिकली होते हैं हाइपर लिंक्स। जो भी आपको ब्लू लाइंस यहाँ पे नजर आ रही होती हैं ये आपके हाइपर लिंक्स होते हैं। अब देखिए जैसे ही मैंने उसके ऊपर क्लिक किया उसने सारे रेफरेंसेस दिखा दिए और हर स्टाइल में दिखाए हैं, यहाँ पे दिखाए हुए हैं ना। आपको कौन सा इसमें चाहिए, बना बनाया। अब आपको इसको जरूरत ही नहीं है वर्ड पे बनाने की, ठीक है। अब एपीएस स्टाइल आपको चाहिए क्योंकि आजकल यही यूज हो रहा है। आपको जरूरत ही नहीं है वर्ड पे इसको बनाने की। अगर आप किसी वेबसाइट से डाटा उठाते हो देन वो वाला प्रोसेस करोगे जो मैंने बताया है। अगर आप किसी पेपर से उठाते हो सिंपल आप यहाँ पे आओगे, इस इन्वर्टेड कोमा जो आप सामने शो हो रहा है इसके ऊपर क्लिक करोगे इस हाइपर लिंक पे और आपके सामने इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। देन आपको क्या इसमें चाहिए, एपीएस स्टाइल, ठीक है। बाकी ये वाले जो सारे स्टाइल हैं ये भी उसने दिखाए हुए हैं लेकिन हर स्टाइल डिफरेंट होता है दूसरे से। तो आपने एपीएस स्टाइल माइंड में रखना है, कंट्रोल सी करना है, यहाँ से इसको बैक करो, जाके सिंपल वहां पे आप अपना पेस्ट कर दें। इसकी जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। बनवा भी सकते हो लेकिन अब हमें जरूरत ही नहीं है इसकी, हम क्यों बनवाएं जब हमारे पास है, टाइम जाया क्यों करें, ठीक है। आ गया आपके सामने एपीएस स्टाइल का दूसरा रेफरेंस। इस तरह से आप लोग अपने रेफरेंसेस जनरेट करेंगे, अंडरस्टैंड। अब बताएं अगर किसी को कुछ भी कोई भी रेफरेंसेस के हवाले से क्वेश्चन पूछना है तो पूछें। ये इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये डॉट है ना यहाँ पे शो हो रहा है आपके सामने, अगर फर्ज करें मुझसे गलती से ना ये डॉट भी रेज हो गया, यहाँ पे सिंपल स्पेस आ गई है, अब यकीन करें आपका पेपर रिजेक्ट हो सकता है जस्ट इस डॉट की वजह से, ठीक है। इसलिए कह रही हूँ कि इसको अपने माइंड में रखना है और अच्छे तरीके से ये चीजें अपने माइंड में बिठा लें। अब आपका जो कल क्विज है उसमें ये चीजें इंक्लूड होंगी। इजी था ना लेक्चर आज का, समझ भी आ गया होगा। जी मैम एलिमेंट्स हैं सिंपल, बस हर चीज सेम है। ऑथर नेम, ऑथर टाइटल और ईयर और पब्लिकेशन ईयर ये सब में सेम है। जस्ट उसमें नेम ऑफ जर्नल आ जाएगा, किसी में नेम ऑफ पेपर आ जाएगा, नेम ऑफ बुक आ जाएगा, चैप्टर ऑफ बुक आ जाएगा, बस, ठीक है। आपने इन चीजों को माइंड में रखना है। अच्छा, और कल जो आपका क्विज है वो आपके प्रीवियस 3 लेक्चर्स का है। वैसे आपकी क्लास में से किस किस ने अभी तक मुझे असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई? मेरे पास जस्ट 23 असाइनमेंट्स आपकी शो हो रही हैं। करा 23 असाइनमेंट्स है, मैंने आपको बार बार बता रही हूँ। आपकी असेसमेंट इसी बेस पे होगी, फिर बाद में ना मुझे कहिएगा, ठीक है। अपनी क्लास में इन्फॉर्मेशन कन्वे कर दिया। अपनी क्लास में जिसकी रहती है वो अपने नेम मेंशन करके मुझे बताए और अपने साथ रीजन बताए, क्योंकि अगर आपको देखिए हर इंसान के पास अगर कोई सॉलिड रीजन होता है ना तो फिर तो उसको कंपनसेट कर दिया जाता है किसी ना किसी पॉइंट पे। लेकिन अगर आप लोग मुझे रीजन ही नहीं बताएंगे कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, देन मैं आपको किस तरह से करूंगी कवर, ठीक है। जिसने नहीं करवाई वो अपना बताए। उसका नेम और रोल नंबर आप मुझे बताएंगे, ओके मैम, और उसका रीजन बताएंगे, क्योंकि नेम और रोल नंबर तो ऑलरेडी मेरे पास हैं, बस रीजन बताएंगे उन्होंने किस वजह से नहीं करवाई। अच्छा जी, आज का लेक्चर आपका जो था वो रेफरेंसेस के ऊपर था। कल जो आपका क्विज है उसमें आपका ये वाला लेक्चर इंक्लूड होगा, टेक्निकल वर्सेस एकेडमिक राइटिंग, जो मैंने मेंशन किया हुआ है। कल मैंने इसको ना आपका एलएमएस को सेट कर दिया, आप सब देखिएगा वहां पे जो भी आपके लेक्चर्स हैं, एकेडमिक वर्सेस टेक्निकल और एक सिंपल आपका रिपोर्ट राइटिंग, ये 3 टॉपिक इंक्लूड होंगे, ठीक है। और अब हुमायूं आप मुझे ये बताएं कि आपको रिकॉर्डिंग्स कौन कौन सी नहीं मिली, मैं आपको वो सेंड करूं इसके अलावा, आज के लेक्चर के अलावा। मैं चेक करके आपको बता देता हूँ फिर। ठीक है, आप मुझे ना मैसेज कर दीजिएगा कि ये वाली असाइनमेंट्स आपके पास अभी तक नहीं आई, देन मैं बता दूंगी। अब अटेंडेंस लगवा लें जरा।